Hey guys, welcome back to your own channel School of Backbenchers. I hope you all are doing great guys. Well, in this video हम class 9 chapter 7 triangles ये support material solution start कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है which of the following is not a criterion for congruency of triangles। अगर गाइस दो ट्राइंगल या कोई भी दो फिगर आपकी क्या होती है कॉन्ग्रेंट होती है, तो उसका मीनिंग क्या है कि वो साइज में और शेप में सेम है। मतलब उनकी शेप तो सेम है ही है, उनके जो साइज है वो भी इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होने चाहिए वो दोनों ट्राइंगल के अंदर इक्वल होने चाहिए, तब हमारे दो ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट बनेंगे। तो ट्रिपल एस अगर तीनों साइड जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में इक्वल आ रही है तो उससे कॉन्ग्रेंट हो सकता है। RHS यानी कि दोनों ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो उनकी राइट एंगल होंगे एक एक, तो 90 डिग्री के एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एक हाइपोटेनस दोनों की इक्वल हो जाएगी और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो RHS से भी हो सकता है। लेकिन ट्रिपल ए अगर सिर्फ दोनों के क्या है जो एंगल्स हैं वो इक्वल है, मान लो ये 30 है और ये भी 30 है, मान लो ये 40 है और ये भी 40 है, तो ये कितने का होगा आपका 110 का होगा, तो ये भी 110 का है। लेकिन एंगल तो आपके तीनों इक्वल बन सकते हैं, बट क्या साइड जो है इस ट्रायंगल में और ट्रायंगल में आपको सेम दिख रही है? नहीं, वो छोटी बड़ी हो सकती है। तो ऐसे में ट्रायंगल जो होंगे कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो सिमिलर हो जाएंगे। उनकी शेप सेम है बट साइज अलग अलग है। तो ट्रिपल ए जो होता है वो हमारा कॉन्ग्रेंसी रूल नहीं है। लेकिन अगर हमारे दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो हमारे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल ए वाला नहीं होता, तो इसका ऑप्शन का हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, अगर ए बी और सी डी ये जो साइन है गाइस ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। तो कॉन्ग्रेंट का मीनिंग क्या होता है कि साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, साइज सेम है तो ए बी और सी डी आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। अगर गाइस सिर्फ ये होता, इसका मीनिंग क्या है कि सिर्फ शेप सेम है साइज अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल भी है और सिमिलर भी है, यानी कि कॉन्ग्रेंट है, तो साइज सेम आ जाएगा, ए बी और सी डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ, इसको इसी तरीके से लिखते हैं, इसको ले लेते हैं ए बी सी, इसको ले लेते हैं डी ई एफ। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप उसी पैटर्न में अगर लिखोगे तो गलती नहीं करोगे। देन देखो आपकी ए बी और डी ई बराबर होंगे, ए बी और डी ई दिख रहा है हमें कहीं पे? नहीं दिख रहा। हमारा ए सी और डी एफ बराबर होने चाहिए, तो ए सी और डी एफ दिख रहा है हमें कहीं पे? नहीं दिख रहा। हमारा बी सी और ई एफ बराबर होंगे, तो ऐसा है बी सी और ई एफ, हाँ है। अगर हम बी सी की बात करें और एफ ई की या ई एफ की बात करें तो आपस में ये इक्वल आ रहे हैं अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। अगर हम बात करें एक ट्राइंगल की, बोल रहा है कि कोई भी एक एंगल, मान लो ये वाला जो एंगल है ये एंगल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर है। ठीक है, तो ये बनेगा। तो ऐसे में गाइस ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल आएगा, तभी इन दोनों का सम, क्योंकि तीनों एंगल एक्यूट नहीं हो सकते, तीनों एंगल मिलके एक्यूट एंगल 180 नहीं बना पाएंगे तीनों एक्यूट एंगल, है ना। तो ऐसे में एंगल जो होता है आपका राइट एंगल बन जाता है, तभी वो दोनों के सम के बराबर होगा। अब ये सम जो है आपका ज्यादा बड़ा छोटा मतलब दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फिफ्थ, बोला गया है इफ ए बी और क्यू आर इक्वल है, बी सी और टी आर इक्वल है, सी ए और पी क्यू इक्वल है, तो किस तरीके से हम नाम लिखेंगे दोनों का ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए? तो जिस तरीके से हमें दिया हुआ है ना वैसे लिखते हैं। पहले को हम ए बी ले रहे हैं तो दूसरे को हम क्यू आर लिखेंगे इस तरीके से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे पी आएगा। तो अगर मैं इसको ए बी सी पढ़ूंगी गाइस, ए बी सी, तो इसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्यू आर पी। तो देखो ए बी सी के लिए पी क्यू आर दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया हुआ। तो अगला ऑप्शन देखते हैं हम, सी बी ए। अगर मैं सी बी ए पढ़ती हूँ तो मुझे पी आर क्यू पढ़ना पड़ेगा, और ये बन रहा है ना। तो बन रहा है ना गाइस सी बी ए और पी आर क्यू, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। गाइस कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या बताया था मैंने कि भाई उनका साइज और उनका शेप दोनों सेम होना चाहिए। तो इफ दे हैव द सेम शेप और सेम साइज, दोनों चीजें सेम होगी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर सिर्फ शेप सेम है तो फिर वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब टू सर्कल कॉन्ग्रुएंट बोले हैं, ठीक है, यानी कि उनका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। और सेम अगर उनकी जो साइज सेम है कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वो, तो रेडियस जो होगी उनकी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी ना। तो नेक्स्ट है टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीनिंग क्या है कि तीनों साइड जो है दोनों ट्राइंगल के आपस में इक्वल है। अब कॉन्ग्रुएंट है अगर आपस के अंदर दोनों ट्राइंगल, तो भाई साइड्स आपस में इक्वल ही तो आएगी। नेक्स्ट, टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगेन दोनों स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट बोल दिए, तो उनके साइज और शेप सेम है, तो साइड जो होंगी उनकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
पी क्यू आर और एल एम एन, तो इसको इसी तरीके से लिखते हैं पी क्यू आर एल एम एन। में पूछा है हमें क्यू आर जो है वो किसके इक्वल होगा गाइस, एम एन के इक्वल ही होगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा एम एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इन ट्राइंगल एबीसी, इसको ले लेते हैं ट्राइंगल एबीसी। बोला इसने एंगल बी सॉरी ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, तो एंगल बी अगर 40 डिग्री है तो सी कितना होगा। अगर ट्राइंगल के अंदर दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना गाइस, तो सी भी कितना हो जाएगा, सी भी 40 डिग्री हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस हम पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट करेक्ट सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ कांग्रुएंसी अगर ए बी क्यू आर इक्वल है, बी सी पी आर इक्वल है और सी ए पी क्यू इक्वल है। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं हमारा, इसको नाम ले लेते हैं हम। देखो ए बी जिस अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे, अगर इस साइड को हम ए बी लिख रहे हैं तो दूसरी इक्वल साइड को हम क्यू आर लिखेंगे, और ये बचेगा सी और ये बचेगा हमारा क्या पी पी बचेगा, है ना। तो देखो ए बी क्यू आर के इक्वल है, बी सी पी आर के इक्वल है और सी ए पी क्यू के इक्वल है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, ए बी सी, अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो ट्राइंगल ए बी सी, तो इसको भी आप क्यू से पढ़ना शुरू करोगे, क्यू आर पी, ट्राइंगल क्यू आर पी। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होता है इसको ए सी बी, तो फिर इस वाले ट्राइंगल को पढ़ते हैं आप क्यू पी आर। अगर इसको लिखते हैं आप ए सी बी, तो फिर आप इसको पढ़ना शुरू करते कैसे, क्यू पी आर, ये भी ठीक था। अगर आप इस ट्राइंगल को सी से पढ़ना शुरू कर रहे हो, सी बी ए, तो फिर आप इस वाले ट्राइंगल को कैसे पढ़ते गाइस, पी आर क्यू, ठीक है। कोई भी ठीक है, तीनों ठीक है हमारे, और एमसीक्यू भी बन सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा 13, इन द गिवन फिगर AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है गाइस, दो इक्वल पार्ट में बांटना, है ना। तो अगर AC जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा BAC इक्वल है एंगल CAD के, है ना। इक्वेशन 1 ले लो इसको। फिर हमें क्या दिया है, AB 4 नहीं है गाइस, 3 है, 3 दे रखा है हमें, 3 है, तो AB 3 हो जाता है और AC 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AD। तो पहले हम जाते हैं, दोनों ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC में। तो सबसे पहले तो हमारा जो एंगल BAC है वो इक्वल हो जाएगा CAD के, कहाँ से आया हमें, फ्रॉम इक्वेशन सी, क्योंकि हमें बोला था AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAD को। दूसरी चीज, दोनों में AC कॉमन है गाइस, AC जो है इस ट्राइंगल की भी एक साइड है और दूसरे ट्राइंगल की भी एक साइड है, तो ये कॉमन हो जाएगा हमारा। एंड लास्टली ये एंगल गाइस देख रहे हो, ये बॉक्स की क्या मीनिंग है इसका, 90 डिग्री हुआ ना। तो एंगल हमारा जो है ABC और एंगल जो है हमारा ADC बराबर है, दोनों 90 है। तो हमारे दोनों ट्राइंगल जो है ABC और ट्राइंगल ADC क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन सा रूल है गाइस, दो साइड एक एंगल। आप RHS नहीं लगा सकते गाइस हमने, क्योंकि हमने हाइपोटेनस दिखाई है और हमने 90 डिग्री का एंगल दिखाया है, लेकिन एक साइड नहीं दिखाई, हमने दूसरा भी एंगल ही दिखाया है, तो हम RHS नहीं लगा सकते। तो बाय रूल कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या लिखेंगे हम, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। मीन्स क्या है इसका, कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है हमारे दोनों ट्राइंगल के वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि AB और AD आपस में इक्वल हो जाएगा बाय CP/T, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इससे क्या होगा, AB पता है ना हमें 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो AD भी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा 14, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल O2। हमें O2 वाले सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है। अगर सर्कल O2 जो है सर्कल O1 का कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है गाइस, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है साइज और शेप दोनों का सेम होना। ठीक है, तो मान लो एक सर्कल हमारा ये है, एक सर्कल हमारा ये है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस है 3 और इसकी जो रेडियस है वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सर्कल जो है सिर्फ साइज में सॉरी शेप में सेम है, ये साइज में सेम नहीं है। तो अगर मैं इसको सर्कल 1 बोलूं और इसको सर्कल 2 बोलूं, तो मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि भाई सर्कल 1 और 2 जो है सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इनका साइज अलग अलग है। लेकिन अगर मैं एक सर्कल 3 ले लूं और उसकी रेडियस मैं बोलूं कि 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल आपस में इक्वल भी है, साइज में भी इक्वल हो गया और शेप में भी इक्वल हो गया। तो ऐसे में बोल सकती हूँ सर्कल 1 और सर्कल 3 जो है मेरा कॉन्ग्रुएंट है। तो यही हमें बोला गया है, जो सर्कल O2 है सर्कल O1 के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि उनका शेप भी सेम है और उनका साइज भी सेम है। तो अगर O1 वाले सर्कल की रेडियस 6 है, तो गाइस जो O2 वाला सर्कल है उसकी रेडियस भी तो 6 ही होगी।
और जब हमें 6 रेडियस पता है तो क्या हम उसका डायमीटर नहीं निकाल सकते? डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है ना। तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 15। बोला गया है राइट द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स एबीसी एंड क्यूपीआर। नाम दे देते हैं ए बी सी एंड क्यूपीआर। अगर ए बी और क्यूपी आपस में इक्वल है, एंगल बी और पी आपस में इक्वल है, एंगल साइड बीसी और पीआर आपस में इक्वल है। हमें सिर्फ क्या बताना है? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बताना है, रूल बताना है हमें कौन सा लगेगा इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए ट्राइंगल्स को। तो गाइस देखो ध्यान से, अगर देखोगे तो दो साइड आपस में इक्वल है, एक एंगल आपस में इक्वल है। दो साइड इक्वल होती है और एक एंगल इक्वल होता है, क्या रूल बनता है आपका? साइड एंगल साइड रूल बन जाता है। तो आपका कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए? ट्राइंगल ए बी सी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल क्यू पी आर के बाय एस ए एस रूल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 16। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, हमें नहीं पता 90 डिग्री कहां पर है, फिलहाल हम बस नाम लिख लेते हैं हमारे एबीसी। ठीक है, हमें बोला गया है एबी और बीसी आपस में इक्वल है। अगर एबी और बीसी आपस में इक्वल है गाइस, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, है ना। कोई भी ट्राइंगल अगर आपका होता है और उसमें दो साइड इक्वल होती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर हमें पता है कि भाई ए बी और बी सी इक्वल है तो एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या लिखेंगे हम? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, पूरा लिख लेना गाइस, ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, आपस में इक्वल आ गए तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू सी बी एक्स। दोनों एंगल जो है हमारे एक्स है, ए और बी, ए और सी दोनों एक्स है। अब अगर ट्राइंगल एबीसी की बात करें, तीनों एंगल का सम कितना होता है गाइस? तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180। क्या लिखेंगे इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सब कुछ मेंशन करना है। एंगल ए हमने क्या लिया है? एक्स। एंगल बी हमें पता नहीं है, एंगल सी भी कितना है हमारा? एक्स, 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर दो एंगल आपके गाइस सेम है, अगर ए और सी आपस में इक्वल है, तो आप ये बताओ बी जो होगा वो 90 होगा, क्योंकि दो 90 डिग्री के एंगल तो हो नहीं सकते। दो 90 डिग्री डलने के बाद तो आपका ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, फिर तो वो क्वाड्रेटर बनेगा सीधा, है ना। तो ऑब्वियसली बी क्या होगा? अगर ये ट्राइंगल जो है आपका वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो बी 90 डिग्री हो जाएगा ना। दो 90 डिग्री के तो हो नहीं सकते, ए और सी आपस में इक्वल है, तो एक्स बी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये हो गया 2x 180 माइनस 90, 180 में से 90 या 90 बचेगा, ये 2 से डिवाइड। x जो है हमारा एंगल ए भी है और एंगल सी भी है, दोनों कितने क्या देंगे? 45 डिग्री के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 17। राइट द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल। ठीक है, देखो ये दोनों ट्राइंगल हमें जो दिए हुए हैं एक्स वाई जेड और एम एन एल, उसमें चलो लिखना शुरू करते हैं पहले। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल एम एन एल, हमारा x और m बराबर है, x और n m बराबर है, m है गाइस कितने कितने के हैं? 30 डिग्री के हैं। हमारी जो साइड है एक्स वाई और एम एन भी इक्वल है, दोनों 5-5 सेंटीमीटर की हैं। और जो हमारा एंगल है y और एंगल जो है n वो भी इक्वल है, दोनों 70-70 डिग्री के हैं, है ना। तो देखो एक एंगल एक साइड एक एंगल, यानी कि दो एंगल है हमारे पास और एक साइड है, तो कौन से क्राइटेरिया रूल से हो जाएगा गाइस? ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट होगा टू ट्राइंगल एम एन एल बाय विच रूल? एंगल साइड एंगल। दो एंगल और एक साइड है ना, ठीक है। तो आपका कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा गाइस? एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। नेम द साइड इक्वल टू एन एल। अगर हमें पी क्यू आर और एल एम एन, पी क्यू आर जिस तरीके से पी क्यू आर लिख रहे हो उसी तरीके से एल एम एन लिखो, करेक्ट आएगा हमेशा। किसका बताना है? एन एल का बताना है। एन एल आपकी यही वाली साइड है, तो अगर एन पहले पढ़ रहे हो एल बाद में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आर पहले पढ़ोगे पी बाद में पढ़ोगे, है ना। तो एन एल आपका बराबर हो जाएगा आर पी के, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 19। लाइन सेगमेंट एम एन जो है वो 4 सेंटीमीटर है और टीपी जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। अब गाइस लाइन है, लाइन आपकी सेम शेप की होगी, शेप की होगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर इनका साइज भी सेम होता तभी तो ये कॉन्ग्रुएंट होती। अभी तो जस्ट सिमिलर है क्योंकि इनकी जो फिगर है, जो इनकी शेप है वो सेम है, ठीक है, लेकिन साइज अलग अलग है ना, एक 4 की है एक 4.2 सेंटीमीटर की है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगी? नहीं होंगी। तो हम लिख देंगे नो दे आर नॉट इक्वल इन साइज, हेंस दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज इट मीन इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएसएस क्राइटेरिया। अगर दो ट्राइंगल आपके एसएसएस से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो क्या होंगे, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, है ना, तभी तो ट्रिपल एस से वो क्राइटेरिया से इक्वल कॉन्ग्रुएंट हुए ना दोनों ट्राइंगल, तो तीनों साइड्स जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी दोनों ट्राइंगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल लेते हैं हम, इसको लेते हैं पी क्यू आर, हमें बोला गया आर और पी अगर आपस में इक्वल है, अब वही बात है गाइस, अगर आर पी आपस में इक्वल है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी, यानी कि पी क्यू और क्यू आर आपस में इक्वल होगा। क्यू आर आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर और पी आर आपको दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इसमें तो कोई लॉजिक वाली बात है ही नहीं, सिंपल सी चीज है कि आपका अगर पी और आर इक्वल है तो क्यू आर और पी क्यू आपस में इक्वल होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर तो होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इन द गिवन फिगर अगर ए बी सी आपका ये एंगल तीनों आपस में इक्वल है तो उस एंगल का नाम बताओ जो कॉन्ग्रुएंट होगा एओसी के, जो एओसी के इक्वल होगा। तो एओसी बन रहा है हमारा ये वाला एंगल, तो ए और बी मिलकर जो भी बना रहे हैं, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, ए और बी मिलकर जो भी बना रहे हैं वो बाकी के दो एंगल मिलकर भी बनाएंगे, वो सी और बी भी मिलकर बनाएंगे, क्योंकि तीनों तो आपस में इक्वल है। मान लो ए भी 30 है और बी भी 30 है और सी भी 30 है, तो अगर a प्लस बी 60 आएगा तो b प्लस सी भी तो 60 आएगा ना गाइस। और a और c मत बोल देना, a और c नहीं बन सकते क्योंकि उनके बीच में एक एंगल b भी है, तो a और c मिलकर कोई एंगल नहीं बनाएंगे, तो हमारा जो एंगल होगा BOD वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल AOC के। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज R स्टैंड फॉर इन RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कब होता है गाइस, जब दो ट्राइंगल में एक राइट एंगल हो, यानी कि एक दोनों 90 डिग्री के एंगल हो दोनों ट्राइंगल के अंदर, हाइपोटेनियस इक्वल हो और साइड इक्वल हो, तो क्या बनता है, राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस एंड साइड, यही बनता है। तो R4 क्या हुआ आपका, राइट एंगल ही तो हुआ। ठीक है। 24, इन ट्राइंगल BCD एंड WXY, BCD एंड WXY, BD जो है आपका वो WX के इक्वल है, BD जो है वो WX के इक्वल है, एंगल B जो है वो X के इक्वल है। व्हाट शुड बी द थर्ड पॉसिबिलिटी टू सेटिस्फाई ASA। ASA मतलब दो एंगल दिखाने हैं, तो दो एंगल तभी होंगे गाइस, देखो आपके पास साइड थी एक BD और थी WX, है ना, यही थी। अगर इस साइड का एक एंगल B और X इक्वल है तो आपका W बराबर होना चाहिए ना D के, तभी तो बनेगा कॉन्ग्रुएंसी रूल ASA, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो यही दिख रहा है हमें। तो एंगल कौन सा हो जाएगा थर्ड, हमारा एंगल W बराबर हो जाएगा एंगल D के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 25, हमें बोला गया है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है MNO के। ठीक है गाइस, कोई गड़बड़ नहीं होगी अगर आप इसी सीक्वेंस को लिखोगे, ABC यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो MNO भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो आपस में दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है गाइस, दिया हुआ है हमें। तो ABC यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल सेम वे में लिखा है, तो ये वाला एंगल के ही तो इक्वल होगा MNO के, है ना, MNO के इक्वल हो जाएगा। क्लियर।